Welcome to all of you on your beautiful platform Learning Forum. Myself Himanshu Tiwari and I am your biology mentor. बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। उससे पहले बच्चों हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डेफिनेशन हेल्थ की, और हम लोगों ने डिजीज़ का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है, डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मीन्स टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इन्नेट इम्यूनिटी में मैंने बताया था इन्नेट इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब भी आपको अच्छी तरीके से पता है कि नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है और ये इम्यूनिटी काम कैसे करती है। ये इम्यूनिटी काम कैसे करती है, थ्रू 4 बैरियर्स। पहला क्या था, फिजिकल बैरियर, सेकेंड क्या था, साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड क्या था, बताओ थर्ड क्या था, सेलुलर बैरियर, एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। नाउ हम स्टार्ट करेंगे थर्ड बैरियर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, और सेलुलर बैरियर के अंदर क्या आता है, फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक मतलब खाने वाली सेल, एंगल्फ कर जाने वाली सेल, ठीक है। सेलुलर बैरियर में, और मैंने क्या बताया था, फैगोसिटिक सेल में 2 सेल्स आती थी। मैंने आपको 11th रिवाइज करवाया था फास्ट। इसमें मैंने लिखा था न्यूट्रोफिल और लिखा था मोनोसाइट। क्लियर है। ये 2 सेल ऐसी हैं, ये ग्रेनुलोसाइट सेल है और एक ग्रेनुलोसाइट सेल है, ठीक है। ये दोनों सेल क्या करती हैं, माइक्रोब्स को एंगल्फ कर लेती हैं, खा जाती है। काम कैसे करता है ये, हमें ये देखना होगा कि ये काम कैसे करता है। मैकेनिज्म आपको मैं बताता हूं। मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है फैगोसाइटोसिस का, मतलब कैसे खाती हैं। सबसे पहले वैसोडाइलेशन होता है, बच्चे वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। डायलेट मीन्स फैला देना, ब्लड वेसल्स को फैला देना, उसको कहते हैं वैसोडाइलेशन। सेकेंड एडजेशन, थर्ड वन इज डायपिडेसिस, कीमोटैक्सिस, क्या क्लियर है। बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस, कैसे खाती हैं ये सेल, उनका मैकेनिज्म समझा रहा हूं। वैसोडाइलेशन मीन्स क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना। ब्लड वेसल्स डायलेट कैसे होंगी, सपोज अगर आप बॉल को कैच करते हो और मास्ट सेल ब्रेक हो जाती हैं, तो जहाँ पे भी आपको चोट लगती है वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, बर्निंग कॉज हो जाता है, यानी कि बर्निंग आपको फील होने लगती है, जल रहा होता है। वैसोडाइलेशन हिस्टामिन की वजह से होता है। जब मास्ट सेल ब्रेक होती है, जब मास्ट सेल
ब्रेक हिपैरिन जो कि एंटीकोगुलेंट फॉर ब्लड है, इसी की वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं होता इतनी ठंडी में भी, जो कि कहाँ से निकलती है, लीवर से, सिंथेसाइज भी वहीं होती है। सीरोटोनिन प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके। जब मास सेल ब्रेक होती है तो हिस्टामिन क्या करता है, वेजोडाइलेशन कॉज करवाता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं किसकी वजह से होती हैं, हिस्टामिन की वजह से, ठीक है। हिपैरिन आपके किस काम में आता है, ब्लड को कोगुलेट करने के काम में आता है, ओके। सो बेसिकली हमें ये देखना है हिस्टामिन क्या होती है। हिस्टामिन कैन कॉज वेजोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को फैला देना, ठीक है बच्चे। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो WBC में ये जो दो सेल्स हैं, न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट, ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स के, सपोज देखो, समझो इस बात को, ठीक है, ठीक, जन वापस से, ठीक है। ये क्या आपकी ब्लड वेसल्स हैं, BV, ये नॉर्मल थी और वेजोडाइलेशन हो गया, डायलेट हो गई, जिसकी वजह से जो WBCs हैं, स्पेशली हम किसको नोटिस कर रहे हैं, न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट को, वो कहाँ पे एडजेशन हो जाएगा उनका, कहाँ पे चिपक जाएंगे जाके, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। क्यों चिपक गए, क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया, ब्लड फ्लो लो हो गया, जिसकी वजह से ये यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हुआ, एडजेशन। एडजेशन अच्छी तरीके से जानते होंगे आप। एडजेशन मतलब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का कहाँ पे स्टिक होना, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन पे, ओके। देन डायपिडेसिस। डायपिडेसिस का मतलब ये होता है कि ये अपनी शेप को चेंज करेंगे, अमीबाइड शेप के हो जाएंगे, ये अपनी शेप को चेंज करके इस ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगे। और सपोज ये सेल है जिसपे बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, थ्रू डायपिडेसिस ये बाहर निकलेंगे, किसकी शेप में, अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप, अमीबा के जैसा स्ट्रक्चर बना करके ये बाहर निकलेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या कर रहा है, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बाहर निकलेंगे, और मोनोसाइट जब बाहर निकलेगा तो वो मैक्रोफेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्रोफेज। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। मोनोसाइट ही मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद ये रखना है कि मोनोसाइट जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर ये सेल है तो मोनोसाइट कहलाएगी, और जैसे ही ब्लड वेसल्स के बाहर निकल जाएगी तो उसको ही मैक्रोफेज कह दिया जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर निकली है ये एक्टिव प्रोसेस की वजह से ब्लड वेसल्स के बाहर निकल पाया है। एक्टिव प्रोसेस मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कीमोटैक्सिस, फिर उसके बाद सपोज यहां निकल के आया ये, ठीक है, मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल, उसके बाद ये बैक्टीरिया जिस सेल पे अटैक किया है वहां पे ये जाएगा
और इस जाने की प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस। ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर है? फिर से जल्दी से समझते हैं। सेलुलर बैरियर फैगोसिटिक सेल से ये बैरियर बना हुआ है। फैगोसिटिक सेल वो सेल जो कि खाती हैं, कौन सी सेल खाती हैं? ये दोनों ही WBCs के सेल लिखे हुए हैं। प्रीवियस टर्म पे आप जाके देखोगे तो मैंने इसे आपको शॉर्ट में समझाया हुआ है। न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट ये खाने वाली सेल का नाम है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने मैकेनिज्म बताया कि ये खाती कैसे हैं, फैगोसाइटोसिस कैसे करती है, मैकेनिज्म बताया। पहला स्टेप क्या होगा? जब भी सेल पे, नॉर्मल सेल पे बैक्टीरिया का अटैक होगा तो हिस्टामिन निकलेगा और हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो एडजेशन की प्रॉपर, एडजेशन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन में जो बेसिकली न्यूट्रोफाइल और मोनोसाइट है वो जा करके क्या कर जाएंगे? स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद डायपिडेसिस, ये अमीबा के जैसा शेप बना करके ये बाहर निकलेंगे, इस मेम्ब्रेन के बाहर निकलेंगे। और फिर उसके बाद ये कीमोटैक्सिस, और ये बाहर कैसे निकले? एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ है, एनर्जी का यूज करके, खर्च करके। देन उसके बाद ये बैक्टीरियल सेल, जहां पे बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, ये जा करके वहां पे इसको किल करेंगे और इसको कहते हैं कीमोटैक्सिस। ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो 4 स्टेप्स हैं इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए। इंटरफेरॉन, क्या है ये? इंटरफेरॉन क्या है? ये इंटरफेरॉन सुने तो होगे नाम। अब तो बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं, अब भी नहीं सुने तो बेकार है। अगर नहीं भी सुने हो तो सुन लो। चलो, क्या होता है इंटरफेरॉन? इट इज एंटी वायरल प्रोटीन। सही है? क्या है ये? एंटीवायरल प्रोटीन। नहीं समझ में आया? समझो। सबसे पहले इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? एंटीवायरल, वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होने वाली प्रोटीन है। क्या बोला? वो प्रोटीन जो वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है? देखो, पिक्चर को समझो तभी पिक्चर सेट होगी। देखो, ये नॉर्मल सेल था। क्या बोला? ये नॉर्मल सेल है। चलो, और इसी के एडजेसेंट सेल, बराबर वाली सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कि इस पे ताजा क्या हुआ? वायरस का अटैक हुआ है। ठीक है। वायरस से अटैक होने वाली सेल, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल, जिस सेल पे वायरस का अटैक हुआ है, वो सेल क्या रिलीज करती है? वो सेल रिलीज करती है, क्या रिलीज करेगी? टिप, TIP। क्या? टिप। वायरस से इन्फेक्ट होने वाली सेल क्या रिलीज करती है? टिप। पूछोगे अब सर टिप क्या होती है? तो देखो टिप क्या होती है। ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन, ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि ट्रांसलेशन को क्या करती है? इनहिबिट कर देती है, वायरस को फर्दर ट्रांसलेट नहीं होने देगी। ठीक है, उसके अमाउंट को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब ये वायरस से इन्फेक्टेड सेल ये प्रोटीन रिलीज करती है, और ये प्रोटीन काम क्या करेगा? ये प्रोटीन नॉर्मल सेल को
वेट बच्चों, एक्चुअली जो प्रोटीन मैंने यहां दिखाई आपको वो प्रोटीन यहां नहीं होगी, ठीक है। जो नॉर्मल जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरॉन। ठीक है, उस पिक्चर को भूल जाओ, ये वाली पिक्चर सेट करो। वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या सेक्रेट करेगा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल को क्या कहेगा कि बच्चे तू क्या कर, क्या बना, ट्रांसलेटिंग, लेटिंग, इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, पिक्चर अभी सेट नहीं होगी मुझे पता है, सेट करते हैं। वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरॉन। ठीक, इंटरफेरॉन नॉर्मल सेल को क्या कहता है कि टिप प्रोड्यूस करो, टिप बनाओ, यानी कि बेसिकली ये कहता है, ये इसको मैसेज दे देता है कि जब इस पे वायरस का अटैक हो तो ट्रांसलेटिंग इनहिबिटिंग प्रोटीन पहले से ही बना रहेगा जहां पे वायरस डेवलप नहीं करेगा और ये सेल अपने आप को बचा लेगा। समझ गए ना। तो यहां से हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या निकालनी है, हमें इंपॉर्टेंट चीज ये निकालनी है कि वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन। किससे इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं, वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। ठीक है, ना कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड सेल, ना कि फंगल से इन्फेक्टेड सेल ये इंटरफेरॉन प्रोटीन यूज करते हैं। ठीक है ना। तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन अपने नॉर्मल सेल जो कि एडजेसेंट, जो कि जहां पे अभी वायरस का अटैक नहीं हुआ वहां पे क्या है, नॉर्मल सेल क्या बनाती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल सेल टिप बनाती है, अब वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन रिलीज करता है। सिंपल सी बात है। ओके, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, एंटीवायरल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो वायरस से सेल को बचाती है। ठीक है ना। चलो, इंटरफेरॉन के बारे में और जानते हैं थोड़ा डीप में। चलो, एंटीवायरल प्रोटीन समझ लिया, इंटरफेरॉन। अब प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना होगा। कितने अमाइनो एसिड से, 270 अमाइनो एसिड। ये इंटरफेरॉन कितने अमाइनो एसिड से बना है, 270 अमाइनो एसिड से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, used as prophylaxis। तो ये टर्म तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये टर्म मेडिकल में यूज किया जाता है जब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस मीन्स डिजीज होने से पहले, अटैक होने से पहले जो चीज़ आपको दी जाती है उसको कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। कोरोना का दौर चल रहा है और आपने देखा होगा कि जब भी कोरोना का दौर चल रहा है और आपने देखा होगा वैक्सीनेशन प्रोफाइलेक्सिस ही कहलाती है। यानी कि आपको कोरोना नहीं हुआ, कोरोना वायरस एंटर नहीं हुआ, उससे पहले ही वैक्सीन में लाइव एट्यूनेटेड वायरस डाला जाता है, यानी कि उसकी एंटीजेनिसिटी को खत्म कर दिया जाता है, पैथोजेनिसिटी को खत्म कर दिया जाता है और एंटीजेनिसिटी को रखा जाता है। समझ में नहीं आएगा आपको। एंटीजेनिसिटी को
रखा जाता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब तक एंटीजन आता नहीं है तब तक एंटीबॉडी बनती नहीं है, ठीक है। और पैथोजेनिसिटी मतलब उसके डिजीज कॉज करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाता है और उसके एंटीजेनिसिटी को रखा जाता है वैक्सीन में, ठीक है। वैक्सीन कैसे बनती है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। वैसे तो वैक्सीन जो है 3rd जनरेशन तक की वैक्सीन है, और मैं आपको 1st जनरेशन की बता रहा हूँ। सपोज दैट जैसे आपको कोरोना का वैक्सीन लग रहा है तो उसमें कोरोना का वायरस है, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी जाती है, उसकी एंटीजेनिसिटी रखी जाती है, ताकि जब आपके बॉडी में उसे इंजेक्ट किया जाए तो आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, ताकि जब रियल वाला, क्योंकि जब रियल वाला आएगा तो वो स्मॉल अमाउंट में थोड़ी ना आएगा, वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा, ठीक है। तो पहले से एंटीबॉडी बनी रहेगी तो आप बच सकते हो। इस बेसिस पे, मेमोरी बेसिस पे लगाया जाता है वैक्सीन, ठीक है। तो प्रोफाइलेक्सिस मतलब वो चीज आने से पहले ही आप अपने आप को बचा रहे हो, ऐसी चीज, उसको कहा जाता है प्रोफाइलेक्सिस। उस टर्म को कहा जाता है प्रोफाइलेक्सिस। रोग होने से पहले ही तैयारी कर लो, ठीक है। वैक्सीनेशन उसी पे है। तो इंटरफेरॉन भी हम प्रोफाइलेक्सिस की तरह यूज करते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक, ये स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मेरा इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन कब निकलता है? वायरस के अटैक में, बैक्टीरियल या किसी और अटैक में नहीं निकलता। तो मेरा इंटरफेरॉन मेरी सेम स्पीसीज में ही लगेगा। होमोसेपियंस सेपियंस में ही मेरा इंटरफेरॉन दूसरे के काम आएगा। बफेलो का इंटरफेरॉन मेरे कोई काम का नहीं है, उसे कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। ये टर्म समझ में आ चुका होगा आपको। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? सेम स्पीसीज का इंटरफेरॉन सेम स्पीसीज में ही काम करता है, किसी दूसरे स्पीसीज का इंटरफेरॉन किसी दूसरे स्पीसीज में काम नहीं करेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चल, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इंटरफेरॉन को आप बहुत से बुक में देखते होंगे INFS, ठीक है। ये एड्स केसेस में भी इसका अभी सक्सेस पाया जा रहा है कि एड्स के केसेस में भी ये कारगर है, ठीक है, जो कि आपको इस स्टेज पे नहीं जानना होता है। फिलहाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरफेरॉन एंटी वायरल प्रोटीन है। वायरस इन्फेक्टेड सेल इसको रिलीज करती हैं। ये प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना होगा, 270 अमाइनो एसिड से। यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्सिस, हम इसे प्रोफाइलेक्सिस की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ओके, लास्ट देख लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर, क्या देखते हैं? ठीक है, बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको सेलुलर बैरियर बताया है। एक मैंने बोला कि फैगोसिटिक, जिसमें मैंने आपका मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के बारे में बताया। एक होता है नॉन फैगोसिटिक सेल, जो कि खाती नहीं है लेकिन मार देती हैं। तो कैसे मारती हैं हम उसको देखते हैं। इससे पहले हम उसको देख लेते हैं जो हमने थोड़ा सा भी छोड़ दिया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो कि सेलुलर बैरियर का ही पार्ट है।
सेलुलर बैरियर में मैंने आपको फैगोसिटिक बताया था, और नॉन फैगोसिटिक बताया था। क्लियर है? फैगोसिटिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। नॉन फैगोसिटिक सेल को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे एनके सेल। एनके सेल, एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल। ये सेल खाती नहीं है, तो कैसे वायरस से इन्फेक्टेड सेल को मार देती है, समझते हैं इसको। देखो ये सेल आपका क्या है, सेल। इस सेल पे किसका इन्वेडिंग हुई है, वायरस। तो ये सेल कैसा हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है। एनके सेल क्या करता है, इस सेल में पोर्स क्रिएट कर देता है। पोर्स, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, किसकी मदद से, पोरीन प्रोटीन की मदद से क्रिएट कर देगा। तो वाटर इसके अंदर एंटर करने लगेगा और एंडोऑस्मोसिस की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस ये सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। सेलुलर बैरियर में फैगोसिटिक सेल अच्छे से समझ में आ गया। नॉन फैगोसिटिक सेल, नॉन फैगोसिटिक सेल में क्या था, वायरस से इन्फेक्टेड सेल थी और नेचुरल किलर सेल ने क्या किया, इसके सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे क्या किया, पोर्स क्रिएट किया सेल मेम्ब्रेन में, और पोर्स के थ्रू वाटर सेल के अंदर एंटर हो गए और ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस ब्रस्टिंग ऑफ सेल अकर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऐसे नॉन फैगोसिटिक सेल ने क्या किया, सेल को ब्रस्ट किया। क्लियर है ना? चलो, पिक्चर सेट होनी चाहिए देखो, क्योंकि विदाउट पिक्चर सेट काम नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन किस में आ जाता है, इंटरफेरॉन किस में आ जाएगा, साइटोकाइन बैरियर में। साइटोकाइन बैरियर। सो जो आपने इंटरफेरॉन हेडिंग डाल के रखा था वो किस में आ जाएगा, इसमें आएगा आपका इंटरफेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको समझा दिया है। इंटरफेरॉन किस में आएगा, साइटोकाइन बैरियर में। और इंटरफेरॉन के बारे में आपने डिटेल में समझ लिया है। ठीक है। सो कंप्लीट हो गया आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ, इन्नेट इम्यूनिटी। कैसी थी इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक। कितने बैरियर से मिलके बनी थी, 4। नाम बता दो, पीपीसीसी फिजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, चारों बैरियर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, अब चलो थोड़ा सा और पिक्चर सेट करते हैं आपकी। इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक्टिव इम्यूनिटी
दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ डेफिनेशन ही रट डाला होगा। सही है, अपना भी सही है। जो समझ में ना आए उसको क्या कर लो, रट डालो, फिर बाद में क्या करो, रोनो, मतलब रोने लगो। चलो देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पहले समझाता हूं आपको बहुत प्यार से। अगर हमारी इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, समझ गए। और अगर रेडीमेड एंटीबॉडी, क्या रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो कैसी इम्यूनिटी हो जाती है, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो फिर से क्लियर करता हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिस इम्यूनिटी में हमारी खुद की इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। इस इम्यूनिटी में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है और इस इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इस इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेगा, इस इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगा, रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी बहुत प्यार से समझा देता हूं, फिलहाल इतना ही अभी समझना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, in this immunity our immune system participated दूसरा पॉइंट लिखवा देता हूं, एंटीबॉडी फॉर्म बाय ऑन सेल्फ, मीन्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। सही है? अरे सही है कि नहीं? इस इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है। दूसरा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नॉट अकर्स इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी डॉक्टर के थ्रू या फिर नर्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। सही है? चलो, एक्टिव इम्यूनिटी। अब एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल से सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, क्लियरिटी सब कुछ होता है। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, कोरोना वैक्सीनेशन लगवा ही चुके होगे, ठीक है, 3 डोज तो ले ही चुके होगे। उस वैक्सीन में क्या है, कोरोना वायरस है, लेकिन क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दी जाती है, डिजीज कॉज करने की क्षमता को क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है, कि इसकी वजह से हीट दे करके हीट किल्ड कर दिया जाता है।
लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी को रखा जाता है ताकि एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कहाँ होनी है? बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कोरोना वायरस जो वैक्सीन लेते हो ना, वो क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। समझ गए? पैसिव इम्यूनिटी, टिटनेस हो गया। किससे होता है टिटनेस? बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, मस्कुलर, जिसको लॉक जॉ भी कहते हैं। टिटनेस को क्या कहते हैं? लॉक जॉ। विद इन 24 आवर के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। उस इंजेक्शन में क्या होता है? उस इंजेक्शन में एंटीबॉडी पहले से ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो 24 आवर के अंदर पूरा इफेक्ट शो कर देता है। इसलिए 24 आवर के अंदर टिटनेस के केस में आपको क्या करना पड़ता है? इंजेक्शन लेना पड़ता है। टीटी, टिटनेस टॉक्साइड लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर उस इंजेक्शन में डालता है रहता है, वो क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है। क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है, पहले से ही बनी बनाई। क्योंकि भाई अगर ये वाला केस हो गया ना तो तुम गए काम से। ठीक है, इसका 24 आवर के अंदर, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं कि तुरंत वो आया और तुरंत एंटीबॉडी बन गई। एंटीजन आ जाने से 24 घंटे में एंटीबॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगने की वजह से, और ये टाइम इसके पास टाइम है नहीं, इसके पास टाइम है नहीं, तो रेडीमेड एंटीबॉडी टिटनेस के केस में क्या होता है? दिया जाता है। 24 आवर के अंदर आपको ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ठीक है, तो टीटी लेते हो आप। टीटी, टेबल टेनिस नहीं, टिटनेस टॉक्साइड। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाना, और कुछ भी लगा हो, लोहा या फिर गिर गए हो और ब्लड आ चुका हो, तो जाओ और टीटी लगवा डालो। याद रखना, उसमें बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, एंटीजन नहीं होता इसके जैसा, कोरोना वायरस के जैसा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं सेट करूं तो पढ़े ही होगे, इतने समझदार तो हो, टर्म 1 एग्जाम दे चुके हो, टर्म 2 के लिए आ रहे हो। इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, बताओ क्या होता है? इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? बताओ। IgA एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये बताओ कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके अंदर IgA एंटीबॉडी एंटर होती है कि नहीं? होती है। दूसरा एक और बता दे रहा हूँ आपको, प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि वो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके कहाँ चली जाती है? बच्चे के अंदर। वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। ठीक है, 5 टाइप की कुल एंटीबॉडी होती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है, या प्लेसेंटा के थ्रू, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जो एंटीबॉडी जाती है IgG, वो कैसी एंटीबॉडी होगी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी या पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी? सोच के बताना। अरे बच्चे में आई है ना, बच्चे में खुद से तो बना नहीं, उसके इम्यून सिस्टम में कोई पार्टिसिपेट तो किया नहीं, बच्चे में तो इन्नेट इम्यूनिटी है ना यार, तो एंटीबॉडी कहाँ से? तो वो एंटीबॉडी तो बना नहीं सकता। तो थ्रू मदर मिल्क क्या आता है? IgA एंटीबॉडी आती है। तो ये किस में चला जाएगा? पैसिव में, क्योंकि ये मदर की है ना, इसके इम्यून सिस्टम में, बच्चे के इम्यून सिस्टम ने थोड़ी ना पार्टिसिपेट किया है इसको बनाने में, ये तो मदर से मिली हुई है ना। और एक और एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाएगी, क्या है वो? IgG। ठीक है, कंप्लीट हो गया? समझ ही चुके होगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।
यानी कि जब एंटीबॉडी हमारे खुद के अंदर बने, हमारा इम्यून सिस्टम उससे बना है, तो एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट ना करे, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनाई जाती है, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी बनाई जाती है, डाली जाती है, इंजेक्ट की जाती है। किसके केस में? टिटनेस के केस में। आपको बता दिया, जो डॉक्टर आपको चुभोते हैं, खोपते हैं, वो क्या रहता है, बताओ ना क्या रहता है? बनी बनाई एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी पहले से ही बनी रहती है। ठीक है, चलो चल भैया आगे चलते हैं, आपको लेके। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, नहीं तो दिखेगा नहीं। चल, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। क्या बोला था? स्पेसिफिक। क्या बोला था? स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी होती है? स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी होती है? नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब, एक्वायर्ड का मतलब क्या बताया था? टू ऑब्टेन थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। जो हम लाइफ स्पैन के अंदर ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं एक्वायर्ड, अचीव करते हैं। ठीक है, और ये इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब डिफरेंट एंटीजन के लिए एंटीबॉडी यहाँ बनेगी। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ 4 ही बैरियर काम करते, कुछ भी आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए, 4 बैरियर ही काम करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, तो इसके फीचर्स जान लेते हैं। अरे यार, कुछ भी पढ़ते हो तो फीचर्स, फ़ोन लेने जाते हो, फीचर्स जान के ही तो लेते हो ना, किसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसके भी तो फीचर्स होंगे। चलो, तो फीचर्स जानते हैं। किसके फीचर्स? फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसके फीचर्स? फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो, क्या क्या फीचर्स हैं इसके? डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। हैवी इंग्लिश लिख दी क्या? चलो समझ लो, अपने और पराये का ज्ञान है। अब तुम्हारे घर में कोई अनजान शख्स थोड़ी ना घुस जाएगा कि घुस जाएगा, घुसने दोगे क्या? नहीं ना। ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी के अंदर, हमारे अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं एंटर कर सकता, या एंटर कर भी गया, कर तो जाता ही है, अगर कर भी गया तो हमारे अंदर कौन अपना है और कौन पराया है, इसकी नॉलेज हमारी इम्यून सिस्टम को होती है। कंप्यूटर सिस्टम को क्या होती है? इसकी नॉलेज होती है, कौन अपना है और कौन पराया, कौन अपना सेल वाला, अपना वाला सेल है और कौन किसी दूसरे का सेल है, कौन फॉरेन पार्टिकल है या वायरस है, बैक्टीरिया कौन है, ये नॉलेज इसके पास है। दूसरी, मेमोरी। यही तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सबसे मेन फीचर है, मेमोरी।
जिस तरीके से तुम कोई चीज़ याद करते हो तो मेमोरी में, हार्ड डिस्क में तुम्हारे चली जाती है ना, ठीक है। तुम्हें कभी एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो तुम्हें याद रहता है, डेट वेट भी याद करके रखते हो, तुम्हारी शादी हुई थी, सब कुछ याद रखते हो, कब शादी हुई थी, कब क्या होता, ठीक है। ऐसे ही जब पहली बार एनकाउंटर हुआ था, पहली बार जब पैथोजन आया रहा होगा, ठीक, डिजीज हुई उस पैथोजन के आने से, एंड सेकेंड टाइम जब आप कोप अप कर जाते हो उसके बाद, जब वापस से वही पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो फास्ट रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, जिसको एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स भी एनसीईआरटी बोलता है, वो फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो मेमोरी समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इम्यून सिस्टम, देखो स्टेप फर्स्ट, इसको ध्यान से समझो, ये चीज़ समझ जाओगे और एनसीईआरटी में लिखी गई चीज़ भी आप समझ जाओगे। स्टेप नंबर 1 में मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, सपोज ये सेल है और इसके अंदर पहली बार किसी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है। ये सेल है और इस सेल पे पहली बार वायरस या फिर किसी बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा कि ये जो वायरस है या बैक्टीरिया है ये फॉरेन है या फिर अपना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने ये पहचान लिया कि ये अपना नहीं है, नॉन सेल्फ है, ठीक। अब जब नॉन सेल्फ है तो ये इसके अगेंस्ट, तो ये इसके लिए क्या हुआ, एंटीजन हुआ, ठीक। और इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो एंटीजन के अगेंस्ट पहले एनकाउंटर में, ये पहली बारी तो आया था, ठीक है, पहले एनकाउंटर में इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी वो पहला रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम ने दिया था। उस रिस्पॉन्स को कहा प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया और उस रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि वीक रिस्पॉन्स होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहली बार ये अगर एंटर कर रहा है तो। फर्स्ट रिस्पॉन्स को क्या बोला, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब जब आपको डिजीज तो हो ही जाएगी प्राइमरी रिस्पॉन्स में, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स वीक रिस्पॉन्स है। पहली बार अगर पैथोजन एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है तो आपको डिजीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स इज अ वीक रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है। तब तक तो ये अपना काम कर लेगा, ठीक। अब जब यही सेम वायरस जब भी कभी आएगा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी आएगा, तो इस इम्यून सिस्टम ने जो इसके अगेंस्ट इसको पहचान के एंटीबॉडी बनाई थी, सबसे पहले पहचानेगा ना कौन अपना है पर आया, कि ऐसे ही भगा दोगे, पहचानते हो ना, ऐसे ये भी पहचानता है, ऐसे थोड़ी ना भगा दिया जाएगा। तो जब ये एंटर रहा होगा, आया होगा, तो उसके लिए मेमोरी बनती है। सेकंड स्टेप क्या होगा, मेमोरी बनेगी। एनकाउंटर के बाद मेमोरी बनेगा, पहले एनकाउंटर हो जाएगा और जो उस एनकाउंटर में जो इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाया होगा, ठीक है, पहला क्या है, पहले वो पहचानेगा अपना है या पराया है, पहला। दूसरा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना, दूसरा, ठीक है। तीसरा, जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम ने बनाया उसकी मेमोरी रखना कि किसके लिए बनाया है, कौन सा वायरस था या कौन सा पैथोजन था, किसके लिए बनाया है, वो मेमोरी भी अपने पास रखना, ठीक है। तो थर्ड, मेमोरी को रखना। देन उसके बाद जब सेकंड टाइम जब ये कभी भी ये वायरस, यही सेम वायरस जब भी कभी आएगा, तो पहले से इसके लिए हमारा मेमोरी सेल इसको पहले से ही जानता है, ये रिकॉग्नाइज करेगा तुरंत, और मेमोरी सेल बी लिम्फोसाइट से कहेगा कि वही वाली एंटीबॉडी निकालो जो उस समय निकाले थे, वही वाला। तो एक बात बताओ, जब पहली बार दुश्मन आएगा तुम्हारी तैयारी कोई नहीं है, तो हारने के चांसेस तो पूरे के पूरे हैं, हार ही जाओगे।
लेकिन जब सेकंड टाइम वही लोग आएंगे तो उनकी स्ट्रेटजी आपको पता होगी, ठीक है, उनके लिए आप पहले से ही तैयार रहोगे, ठीक। तो जो सेकंड टाइम जब इसका एनकाउंटर हुआ किससे, इसी सेम वायरस से, तो इस मेमोरी सेल ने मेमोराइज किया कि अरे यार ये तो वही वाला वायरस है जो उस समय आया था, डेट टाइम सब कुछ इसके पास पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, तुरंत एंटीबॉडी बना दी, और अब जो एंटीबॉडी निकली है पहले से ही बनी थी इसके लिए, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइजेशन का झंझट खत्म है। आया, देखा, हाँ यार ये तो आया हुआ है, कभी देखा था, ये आया हुआ है, इसके अगेंस्ट हम लोग लड़े हुए हैं, तो वही वाली एंटीबॉडी बनाओ जो बनाया था बहुत पहले, जिसमें हार गए थे, लेकिन इस बार हारेंगे नहीं। तो क्या हुआ, सेकंड एनकाउंटर के समय जो रिस्पॉन्स आया इम्यून सिस्टम से उसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और एनसीईआरटी ने इसको यूज किया एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा, बहुत रैपिड होगा। क्लियर है ना? होप यू क्लियर, ठीक है। तो मेमोरी समझ गए, मेमोरी का बहुत बड़ा काम है भाई, ये मेमोरी का बहुत बड़ा काम है। तुम्हारी मेमोरी गड़बड़ा जाए ना तो तुम तो गए काम से। चलो दूसरा, डाइवर्सिटी। एंड स्पेसिफिसिटी। डाइवर्सिटी, ढेर सारे एंटीबॉडी बनाए जा सकते हैं, और स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, और डाइवर्सिटी, ढेर सारी एंटीबॉडी बनाई जा सकती हैं और बनाई जाती ही हैं। क्लियर है? तो ये फीचर्स थे, ठीक है। अब शायद तुम्हें मोबाइल की तरह ये भी अच्छा लगा होगा, खरीद लो इसे, खरीद लो। चलो, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था? फर्स्ट रिस्पॉन्स पहला क्या था? फर्स्ट रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि क्या है, वीक है, नहीं लड़ पाओगे। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड कौन सा रिस्पॉन्स है? सेकेंडरी, जिसको क्या कहते हैं? एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कैसा रिस्पॉन्स है? वीक रिस्पॉन्स, ठीक। अब तुम्हारे घर में कोई भी एंटर हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करोगे? पहचानोगे, मौसे का लड़का है या किसका है, अपना है या नहीं है, पहले मम्मी पापा से पूछोगे, नहीं पता चलेगा धक्के मार के निकाल दोगे। ऐसे ही इम्यून सिस्टम भी काम करता है, पहले पहचानेगा अपनी सेल है या फिर किसी और की सेल है। कोई और सेल हुई तो उसके लिए एंटीजन हुई, और एंटीजन के अगेंस्ट क्या बोला था, क्या बनता है? एंटीजन के अगेंस्ट बनता है क्या? एंटीबॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? स्पेसिफिक। डिफरेंट पैथोजन के लिए क्या बनेगा? डिफरेंट पैथोजन के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी पे बेस्ड है, ठीक है। तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो तुम्हारा काम खत्म, तुम्हें सब पागल घोषित कर देंगे। चलो, ये भी समझ में आ गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा है? वीक है। और सेकेंड रिस्पॉन्स कैसा है? सेकेंड रिस्पॉन्स कब आता है? जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर होता है उसी पैथोजन या उसी वायरस से।
और ये बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही रैपिडली इसका चल। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर और चलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल मीडिएट इम्यूनिटी से बनी है, ठीक है, किससे? CMIS, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, ठीक है। किससे बनी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, C फॉर सेल, M फॉर मीडिएट, I फॉर इम्यून, S फॉर सिस्टम। A फॉर एंटीबॉडी, M फॉर मीडिएट, I for immune, S for system। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो सिस्टम से मिलकर बनी है, CMIS और AMIS। सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम और AMIS एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम, या फिर इसको ह्यूमरल इम्यून सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। HIS ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। पहले किसको समझे? CMIS को समझ ले। चलो, तुमने बोला तो समझ लेते हैं। अब आपने बोला है तो समझना तो पड़ेगा ही। CMIS सेल या फिर सेलुलर मीडिएट इम्यून सिस्टम। ये सिस्टम बना किससे है? ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है? टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब तुम पूछोगे सर ये टी लिम्फोसाइट कहां से आ गया? चलो पुरानी यादों में चलो अपने। WBC था, बोलो था। WBC को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया? ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। अगर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे तो ए ग्रेन्युलोसाइट, और अगर ग्रेन्यूल्स पाए गए तो ग्रेन्युलोसाइट। सही है, चलो। अब ग्रेन्यूल्स पाए गए भाई, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्या बोला? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और यहां पे क्या आएगा? लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और यहां पे क्या आएगा? टी लिम्फोसाइट। सही है, और वो तो लिखवा ही दिया था फर्स्ट लेक्चर में। काम किससे है? ए ग्रेन्युलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे और बाइलोब्ड न्यूक्लियस भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसमें? WBC का ही हिस्सा है। किसके? ए ग्रेन्युलोसाइट के। क्लियर है, जल्दी से लिखो। लाइट की स्पीड से छापो, लाइट की। समझ गए ना? सेलुलर मीडिएट इम्यून सिस्टम या सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? टी लिम्फोसाइट। अब समझ गए ना टी लिम्फोसाइट क्या है? कनेक्शन बैठाओ। क्लास 11 भूल के आ चुके हो तुम लोग, ठीक है। भूल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, याद दिला दिया। चलो जल्दी छापो। छाप लिए? गुड। चलो
ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का 60 to 70% है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो अब देख तो लो ना टी लिम्फोसाइट क्या है। टी लिम्फोसाइट ढेर सारे टाइप्स के होते हैं और हम तुम्हें बताते हैं कि टी लिम्फोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं। TH हेल्पर, टी हेल्पर बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं? हेल्पर। ठीक है। TS सप्रेसर, TK किलर, तुम मत बनना क्योंकि तुम बन गए तो डॉक्टर कौन बनेगा। ठीक है। और T मेमोरी, बस ये तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, क्या? मेमोरी, जो कि है नहीं, तो बनाओ ना। चलो, टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के बता दिए? टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी किलर और टी मेमोरी। 60 to 70% एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अकेले यही संभालता है। देखते हैं क्या होता है। चलो फिर लो, लिखे पहले लिख लो, पिक्चर सेट करता हूं मैं अभी। लिखो, लाइट की स्पीड से छापो ना, देर लगाते हो यार तुम लोग, छापो जल्दी से। हो गया? वेरी गुड, बहादुर है यार। चलो अब नोट करके एक चीज और लिखो, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखो और फिर क्वेश्चन लगाते समय फील देखो कितना मजा आता है। एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, APCS। अब कहोगे ये कौन सी नई चीज ले आए? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, वो सेल जो कि एंटीजन को अपने ऊपर रख करके प्रेजेंट करता है। ले ले ले, कौन सी ऐसी सेल है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है? एग्जाम्पल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मोनोसाइट, जो कि बाहर निकली थी, क्या बोला था? मैक्रोफेज। मोनोसाइट। ठीक। बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, पहले तो रट्टा मारो, क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वो सेल जो अपने ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर एंटीजन को रखती हैं। अब क्यों रखती हैं बताता हूं, पहले याद करो। मोनोसाइट कैसी है? एंटीजन को अपने ऊपर रखने वाली सेल। बी लिम्फोसाइट भी रख सकती है, डेंड्राइटिक सेल भी रखती है। भूल जाओ इसको, इसको याद रखो। ठीक है, भूलना नहीं है, इसको याद रखो। अब लिखवाया तो भूलना थोड़ी ना है, भूलने के लिए थोड़ी ना लिखवाया। चलो ठीक लिया। अब आ जाओ पुरानी कहानी पे, इससे पहले वाली। टी हेल्पर, टी किलर, 4 टाइप की बताई थी ना। चलो अब देखो, पिक्चर सेट करता हूं। क्या करता हूं? पिक्चर सेट। चलो देखो कैसे सेट करते हैं पिक्चर। याद है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट। अगर याद है तो पिक्चर सेट हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं याद है तो कोई सिखा नहीं पाएगा। चलो पिक्चर सेट कैसे करते हैं? तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या आया? वायरस आया, बैक्टीरिया आया, या कोई भी पैथोजन आया। क्या आया? बॉडी के अंदर कोई सा भी पैथोजन एंटर किया, ठीक है, इन्वेड किया।
चल लो, ये सेल है और वायरस एंटर किया इस सेल के अंदर, या फिर पैथोजन एंटर किया इस सेल के अंदर। WBC के अंदर क्या बोला था? मोनोसाइट होता है ना, WBC का ही तो पार्ट है मोनोसाइट। कब मोनोसाइट बोला जाता है? बताया था, ब्लड वेसल्स के अंदर जब रहेगा, ब्लड वेसल्स के बाहर जैसे ही निकलेगा वो क्या कहलाएगा? मैक्रोफेज। अब मोनोसाइट को क्या बोला था? ये एक ऐसी सेल है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल होती है। लो, ये वायरस है, ठीक है, ये देखो, लो भाई, प्रेजेंट कर लिए, अपने ऊपर रख लिए। अब जैसे ही वायरस इस सेल से चिपकेगा वैसे ही मोनोसाइट से केमिकल रिलीज होगा। उस केमिकल का नाम है, क्या होगा? केमिकल रिलीज होगा। कब? जैसे ये वायरस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि मोनोसाइट से स्टिक करेगा, चिपकेगा, तो एक केमिकल रिलीज होगा। उस केमिकल का नाम है मोनोकाइन्स। क्या है? मोनोकाइन्स या साइटोकाइन्स या ल्यूकीन, ठीक है, ढेर सारे नाम है, 2-3, मोनोकाइन्स याद कर लो। अब ये केमिकल क्या करेगा? ध्यान से सुनना, पिक्चर सेट करनी है। क्या करनी है? पिक्चर सेट करनी है, तो ध्यान से सुनो। वायरस एंटर हुआ, वायरस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर स्टिक कर गया, और जैसे स्टिक हुआ एक केमिकल रिलीज हुआ, मोनोकाइन्स, साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन, ठीक है। मोनोकाइन, साइटोकाइन और इंटरल्यूकिन केमिकल कौन रिलीज कर रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कब कर रही है? जब एंटीजन प्रेजेंट हो जा रहा है उस सेल के ऊपर। वैसे ही ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देगा। मोनोकाइन किसको एक्टिवेट कर देगा? टी हेल्पर सेल को। और टी हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करेगा? टी हेल्पर सेल टी किलर सेल को और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देगा। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट्स टी किलर सेल एंड बी लिम्फोसाइट। सेट हो रही पिक्चर? टी किलर सेल का प्रोलिफरेशन होगा, अपने अमाउंट को बढ़ाएगा, ढेर सारे टी किलर सेल्स आएंगे, किल करने वाली सेल, नाम से ही पता चल रहा है, मारेगा। किसको मारेगा? अरे इसको मारेगा, ठीक। टी किलर सेल, ध्यान से सुनो, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी है, कौन बोलेगा? टी हेल्पर सेल बताता है जाके। टी हेल्पर सेल बोलेगा। बी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाते। टी हेल्पर सेल यानी कि टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडी नहीं बना सकती, ठीक है। ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट को, ये बोलती है बी लिम्फोसाइट को कि एंटीबॉडी बनाओ। भाई बहुत काम है, आक्रमण हो चुका है भैया, किसका? वायरस का अटैक हो चुका है, तो क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ। तो टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडी नहीं बना सकती है, ये एक्टिवेट करती है बी लिम्फोसाइट को, ये कहती है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करो। तो ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्या है? एंटीबॉडी। ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब कहोगे सर तो के बारे में तो बता दिया, टी हेल्पर टी किलर,
दो कहाँ चले गए, टी मेमोरी और टी सप्रेशर। चिंता मत करो, अभी तुम्हें सप्रेस कर देते हैं। कैसे? उसके बाद टी सप्रेसर भी है। टी सप्रेशर का काम क्या है, सुन लो। टी सप्रेशर का काम क्या है, जब ये हो चुका होगा सारा, ये भाई एंटीबॉडी रिलीज करेगा, ये मारता चला जाएगा, अपने अमाउंट को बढ़ाएगा, ये भी अपने अमाउंट को बढ़ाएगा, प्रोलिफरेशन होगा, क्लोन बनेंगे और ढेर सारे अमाउंट्स में ये डिवाइड होते चले जाएंगे और लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और ये टी के सेल क्या करेगा, किल करेगा इसको, और ये भी एंटीबॉडी बना करके इसको किल करने की कोशिश करेगा। जब ये बहुत ज्यादा ही हाइपर हो चुके होंगे तो भाई कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए। तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो कोई कंट्रोल करने के लिए भी तो चाहिए ना, तो कौन कंट्रोल करेगा? टी सप्रेसर, इसको सप्रेस कर देगा। टी सप्रेसर किस पे एक्ट करेगा? बी लिम्फोसाइट और टी किलर सेल को क्या करेगा, उसकी एक्टिविटीज को सप्रेस कर देगा। भाई हो गया, खत्म हो गए, नॉर्मल हो जाओ, गुस्सा ठंडा कर लो। और ये जो सारी कहानी चली है, ये जो सारे वाक्य हुए हैं ना, इधर देख लो ना बोर्ड में, कहां फीड हो जाएगा? टी मेमोरी पे। ये जो सारी कहानी चली है कौन याद रखेगा? ये याद रखेगा। पिक्चर सेट हो गई? हुई कि नहीं? चलो जल्दी से। CMIS सेलुलर मीडिएट इम्यून सिस्टम या सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, ये सिस्टम कैसे बना है? टी लिम्फोसाइट से। टी लिम्फोसाइट क्या होता है बता दिया, 60 to 70 पार्ट ये कवर करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब काम कैसे करता है पूरी मैकेनिज्म बताई, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बताया नोट में लिखवा करके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी होती हैं ये बताया, उसमें से बोला ये याद रखो। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती हैं ये भी बताया, जो एंटीजन को, जो पैथोजन को अपने ऊपर प्रेजेंट करती है, लेके जाती है, ठीक है। जब ये लेके जाएगी, ध्यान से सुनो, जब ये लेके जाएगी तो यहाँ से केमिकल निकलेगा और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगा। तो टी हेल्पर सेल इसकी वजह से एक्टिवेट हुआ, और जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसने किसको मैसेज दिया, ट्रांसफर किया टी किलर सेल और बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। याद रखना, ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता। टी लिम्फोसाइट कोई सा भी हो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाता है। क्या बोला? ये खुद तो एंटीबॉडी नहीं बना सकता, लेकिन एंटीबॉडी बनवा सकता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल ना होता तो बी लिम्फोसाइट को पता चलता क्या हुआ क्या नहीं, सोया रहता अपना आराम से। तो टी हेल्पर सेल ने क्या बोला, इसको जगाया, बोला एंटीबॉडी बनाओ। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का काम, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। टी किलर सेल मार देगी। अब जब ये हाइपर हो चुके होंगे बहुत ज्यादा, तो इनको रोकने वाला भी तो चाहिए। तो टी सप्रेसर, सप्रेस कर देना, इन दोनों को सप्रेस करने का काम करता है। ये देखो ये ठीक है। और जो ये पूरा कहानी हुई है, जो पूरी फिल्म मैंने पिक्चर सेट की है, इस पिक्चर सेट को याद कौन करेगा? टी मेमोरी सेल इसको याद करेगी, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए क्या, बी
एंड एंजॉय करो, बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है। थैंक यू सो मच।